दोस्तों नमस्कार। आइए आज महंगाई, बेरोज़गारी मतलब सरकारी नौकरी पे बातचीत करते हैं। हमारे देश की आबादी मतलब 125 करोड़ हम पार कर चुके हैं और अभी जो जनसंख्या से जुड़े आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से अब हमारे यहाँ प्रजनन दर 2.0 मतलब जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए 2.1 की प्रजनन दर चाहिए होती है और हम 2.0 पे पहुंच चुके हैं। मतलब कुछ सालों बाद मतलब दशक के बाद हमारी जनसंख्या में गिरावट दर्ज होने लगेगी। मतलब जनसंख्या विस्फोट जो एक न्यूक्लियर बम की तरह बन गया था अब वह स्थिरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हमने एक बड़ी समस्या पर लगभग काबू पा लिया है, पर महंगाई, बेरोज़गारी ये दो ऐसी समस्याएं हैं जो दुनिया में कभी भी सुलझाई नहीं जा सकती हैं। मतलब अगर आपको आर्थिक समृद्धि चाहिए तो महंगाई एक आवश्यक शर्त है कि एक रीजनेबल महंगाई हर साल बढ़नी चाहिए, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगर आप अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें तो इन्फ्लेशन होना ही चाहिए, तभी समृद्धि आएगी। मतलब अगर कीमतों को स्थिर कर दिया जाए तो किसी प्रकार की समृद्धि नहीं आ पाएगी। ऐसे में हर साल एक रीजनेबल तरीके से चीज़ों की कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए। इसे हम मुद्रा के मूल्य में कमी भी कह सकते हैं, मतलब इसका नाम इन्फ्लेशन है। यह आम लोगों के लिए समझाने का, समझने का एक तरीका है कि इन्फ्लेशन एक निश्चित रेशियो में होना। जैसे भारत के लिए 4 से 5% अगर मुद्रास्फीति रहती है तो वह अच्छी मानी जाती है। यह किसी भी स्थिति में दहाई अंक में नहीं होनी चाहिए। मतलब 8, 9, 10 के ऊपर जब जाती है तब यह अच्छा नहीं माना जाता है। तो आर्थिक समृद्धि के लिए सामान्य मतलब एवरेज रीजनेबल महंगाई हर साल बढ़नी चाहिए। लेकिन यह महंगाई मारक कब बन जाती है? जब यह इस रेशियो में बढ़ने के बजाय 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती है। मतलब उत्पादन, मांग और लोगों की क्रय शक्ति जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जब उसका रेशियो बिगड़ जाता है। अब जैसे कोरोना टाइम में लीजिए, हमारा सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से बंद हो गया और हर एक चीज़ की सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। ऐसे में आर्थिक वृद्धि, समृद्धि को बनाए रखना, बचाए रखना और नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना एक कठिन प्रक्रिया है। और पूरी दुनिया में इस तरह की समस्या आई और दुनिया के सारे देश इससे जूझ रहे हैं और हम भी जूझ रहे हैं। मतलब कोरोना जैसी महामारी में जीवन को बचाना सबसे बड़ा मकसद हो गया। ऐसे में महंगाई और बाकी चीज़ें या फिर बेरोज़गारी जैसी समस्याएं विकराल हो गईं और सरकारों के पास कोई समाधान नहीं बन पाया। अब नए सिरे से चीज़ों की शुरुआत करनी है। ऐसे में जनता के ऊपर ही सारी समस्याओं का आना तय है कि वो आम नागरिक जो होते हैं उनको खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और वह पैसा कहाँ से आएगा? अगर रोज़गार बंद हो गया तो पैसा नहीं आएगा, या फिर उनकी आय किसी भी तरीके से अगर व्यापार ठप हो गया तो भी आम जनता ही प्रभावित होगा। आम जनता मतलब हम आप जो सामान्य लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनकी सेविंग भी इतनी नहीं है कि वो कई साल तक जीवन यापन कर सकें। और ख़ास तौर पर दिहाड़ी मजदूर जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, अगर काम धाम बंद हो जाएगा तो उसका जीवन यापन कैसे होगा? तो यह समस्याएं विकराल हो जाती हैं और हुई भी, और जनता उससे लड़ रही है, जूझ रही है
और अपने तरीके से समाधान भी कर रही है। और दुनिया की सभी सरकारें इससे दो चार हो रही हैं, विकसित देश, विकासशील देश, सब की अपनी अपने स्तर की समस्याएं हैं। और महंगाई, बेरोज़गारी ये लगातार बढ़ी है, यह सच है। अब आइए अपने देश के बारे में बात करते हैं। तो हमारे देश की महंगाई, बेरोज़गारी मतलब एक विकासशील देश की यह एक स्वाभाविक समस्या है, और उसका समाधान हमें कैसे करना है, क्योंकि हम किसी और देश के मॉडल को अपनाकर इनसे बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक आर्थिक जो पृष्ठभूमि है उसी में हमें समाधान निकालना है। हम एक कृषि प्रधान देश हैं और हमारी 65 से 70% आबादी खेती पर निर्भर करती है। तो खेती में ही श्रम अगर लगातार हम तलाशते रहेंगे तो हम बदहाल और बेकार बने रहेंगे। फिर उसके दूसरे नंबर पर आती है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार का साधन मान लिया जाता है, जो एक मानसिक स्तर पर एक साइकोलॉजिकल सेटअप है, उसमें सरकारी नौकरी को ही रोजगार माना जाता है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। अगर सरकारी सेवा में महज 3% नौकरियां हैं तो सोचिए रोजगार कहाँ, कैसे, किसको मिलेगा। अगर रोजगार मिलेगा भी तो केवल 3% को तो ही मिलेगा, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। बाकी लोग निजी क्षेत्र, कृषि या फिर स्वरोजगार, जिसे आप निजी क्षेत्र कह रहे हैं, उसी में कंज्यूम होते हैं, उसी में खपते हैं। तो हमको उसी बाजार का सृजन सही से करना होगा, और इसके लिए ज़रूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर। अगर हम अपने प्रदेश में, देश में, समाज में इन दो चीज़ों को मजबूती से कायम कर लें तो देखिए हम पूंजी सृजित करने वाले लोग बन जाएंगे। और जैसे ही हम पूंजी का निर्माण करने वाले लोग बनेंगे, बेरोजगारी की समस्या स्वतः खत्म हो जाएगी। सड़क, बिजली, पानी ये तो चाहिए ही किसी भी काम को करने के लिए। अच्छी खेती करने के लिए भी यही संसाधन चाहिए, एक कंपनी लगाने के लिए भी यही चाहिए। मतलब ये सारी कनेक्टिविटी के माध्यम है, जैसे सड़क, बिजली, रेल, रोड, मतलब। और उसके बाद अब कनेक्टिविटी, आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, स्पीड चाहिए, 24/7 बिजली चाहिए, अच्छा रेल नेटवर्क चाहिए, अच्छा रोड नेटवर्क चाहिए। अब क्या चाहिए? अब तो आपके हाथ में आ गया। अगर 1.5 से 2 GB सस्ता डेटा आपको सस्ते प्लान में मिल जा रहा है, और उस 2 GB के डेटे का आप कैसा इस्तेमाल करेंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ऑनलाइन बिजनेस, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, मतलब सोचिए बैंकिंग, सर्विस सेक्टर, सब कुछ ई हो गया है, ऐप बेस्ड हो गया है। अगर यह डेटा नॉर्मल रेट में ना हो तो बताइए कैसे कर पाएंगे। मतलब इन सब के बाद भी विकास नहीं हो सकता है, और इसके लिए चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून और व्यवस्था। किसी भी समाज की जब तक कानून और व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक वह सारे संसाधनों के होने के बावजूद भी किसी प्रकार का विकास नहीं कर पाएगा। और कानून व्यवस्था कैसी है किसी समाज की, इसे जानना है तो उस समाज में महिलाओं और बच्चों की स्थिति आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। किसी आदिवासी समाज में जाइए, महिला और बच्चे कितने आज़ाद रहते हैं, उनके साथ कोई वारदात होगी इस बात की कोई फिक्र नहीं करता, क्योंकि होता ही नहीं है ना। तो वो आदिम समाज, जिसे आदिवासी समाज कहा जा रहा है, अशिक्षित कहा जा रहा है, पिछड़ा हुआ कहा जा रहा है, उस समाज ने अपने लिए, अपने महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था बनाई है वो शहरी, सभ्य और शिक्षित समाज से कहीं श्रेष्ठ है। और उसके पास जंगल और ज़मीन है। तो हमें भी पुलिस और प्रशासन के स्तर पे जो हमारा शहरीकरण हो रहा है और जिस नए समाज का निर्माण कर रहे हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर करना होगा। सोचिए पूर्वांचल, बिहार, झारखंड जैसे जो हमारे देश के हिस्से हैं वो विकसित क्यों नहीं हो पाए। उनके पास
दुनिया का श्रेष्ठ ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि वो दुनिया में हर जगह जाके अपने ज्ञान परिश्रम का परचम फहरा रहे हैं, फिर वो अपने भौगोलिक क्षेत्र में काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, बंगाल जो भारत का कभी औद्योगिक राजधानी हुआ करता था, अब वह पिछड़ता चला गया है। तो इसके पीछे मूल कारण वहाँ की कानून व्यवस्था का खराब होना है। अब जिन भी राज्यों को देखिए जहाँ कानून व्यवस्था खराब थी या खराब है, वहाँ पर किसी तरह का पूंजी निवेश नहीं होता है, और जब तक निजी क्षेत्र निवेश नहीं करता है, रोजगार का सृजन नहीं हो सकता। सिर्फ सरकारी सेवाओं और सरकारी निवेश से किसी राज्य का विकास आज तक नहीं हुआ है। अगर आप पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब जो पश्चिमी भारत के राज्यों का एग्जाम्पल लीजिए, तो वहाँ समृद्धि और विकास का मूल कारण निजी क्षेत्र का मजबूत होना है। आप सोचिए, अभी जिस मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, जिस मोबाइल पे मुझे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो किसी प्राइवेट कंपनी ने ही बनाया है। जब तक सरकारी कंपनी इस क्षेत्र में काम कर रही थी, सोचिए क्या हालत थी, इंटरनेट की क्या हालत थी, BSNL की सेवाएं कितनी खराब होती जा रही थी। मतलब कनेक्शन लेने से लेकर फॉल्ट लाइन की रिपेयरिंग तक में कितनी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ रही थी। तो आप निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र को सही गलत साबित करने के बजाय जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, जो बेस्ट तरीके से सर्विस देता है, उसकी महत्ता को स्वीकार करिए और उनको प्रमोट करिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर सकता है। इस बात का मानक हमें तय करना होगा। सरकार का काम कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना है, और इसमें किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब जो जीरो टॉलरेंस है वह होना चाहिए। किसी भी अपराध और अपराधी से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। और ये सरकारी नौकरी बेरोजगारी दूर करने का माध्यम नहीं हो सकते, न थे, न हैं, न रहेंगे। अच्छा बताइए, हमारे प्रयागराज का एग्जाम्पल लीजिए या दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए। बड़ी संख्या में लोग सरकारी सेवा की तैयारी करते हैं। ख़ास तौर पर इसमें जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। UPSC, SSC या मतलब और जो परीक्षा संस्थाएं और राज्यों की भी गणना कर लीजिए, तो एक साल में कितनी सेवाओं के लिए लोग आवेदन करते होंगे? 25,000, 50,000, 1 लाख। पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी सेवाओं के लिए तो आती ही नहीं होंगे, और आवेदन आते होंगे करोड़ों की संख्या में। अब हमारे यहाँ प्रदेश का एग्जाम्पल लीजिए कि 1-2 साल में शिक्षक भर्ती का एग्जाम्पल लिया जाए, 25-50 हज़ार भर्तियाँ हो गई। फिर इसके बाद कब कितनी होंगी ये कोई नहीं जानता है। तो एवरेज हर साल 4 से 5 हज़ार ही नौकरियाँ आती होंगी शिक्षक की, या दूसरी कुल नौकरियाँ मान लिया जाए तो 10,000, 15,000 की। अगर सारी भर्तियाँ क्लियर कर ली जाएँ, रिक्तियाँ न रहें, तो जो रिक्तियाँ होंगी 15,000, 20,000 की होगी। पता चलता है सिर्फ शिक्षक बनने के लिए B.Ed किए हुए अभ्यर्थी टेट की परीक्षा में बैठने वालों की संख्या 20 लाख है। क्या इन 20 लाख को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? वो सरकारी अध्यापक बन जाएंगे या कितने साल में बन पाएंगे? ये 20 लाख भर्ती 20 साल में भी नहीं हो पाएगी। फिर उस 20 साल में कितने B.Ed धारी तैयार हो जाएंगे, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो 20-25 हज़ार नौकरियों के लिए 20-25 लाख लोग अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसे में सबको नौकरी नहीं मिलेगी, और फिर जो पढ़ाई, समझ और शिक्षा का स्तर है वह भी लोगों को बेरोजगार बनाती है। मैं ऐसे तमाम बच्चों को जानता हूँ, हालांकि यह बात कहना थोड़ी अफसोस और चिंताजनक है कि पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बच्चा कर रहा है और LED और नॉर्मल बल्ब में अंतर उसे नहीं मालूम है। यहाँ तक कि अपने घर में वह बल्ब भी नहीं बदल पाता है।
अब बताइए उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का क्या फ़ायदा है? यही हाल बीटेक करने वाले का है। तो शिक्षा किस लिए है, क्यों हासिल कर रहा है और वह क्या बन पाया, यह सोचना समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि आप किस स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वालों पता चला कि वहाँ जो कट ऑफ है प्रीलिम परीक्षा का 100 क्वेश्चन है और श्रीमान जी 50 क्वेश्चन मुश्किल से पहुँच पाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो पीटी क्वालिफाई हो जाएंगे। घर पे आके खूब माहौल बनाते हैं और पूरे साल मस्ती से पढ़ाई करते हैं और 50 क्वेश्चन से ऊपर भी नहीं जाते हैं। तो बताइए उनको क्या रोज़गार मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो शिक्षा और समझ के स्तर को ऊपर करने की बात ज़रूरत है। और ये महंगाई, बेरोज़गारी ये शाश्वत है, ये चलता रहेगा। तो खुद को काबिल बनाइए, खुद को ट्रेंड करिए। काम सीखना बहुत ज़रूरी है। अध्ययन अध्यापन अगर आप गंभीरता से करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कोई काम सीखिए, क्योंकि हुनरमंद लोगों को काम की कोई कमी नहीं रहती है। क्योंकि जब आप शहर में आते हैं तो आप बाज़ार में आते हैं और एक श्रमिक के रूप में ही रहते हैं और आपकी सारी पहचान खत्म हो जाती है। आप कौन हैं, किस परिवार से हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। सरकारी सेवा में सोर्स, सिफारिश और बाकी गुड़ागड़ी से आप कुछ कर लेते हैं, एंट्री हो जाते हैं, जीवन चल पड़ता है। पर कितने लोग उसमें शामिल हो पाएंगे, इसे समझा जा सकता है। अंततः आपको खुद को बाज़ार के हवाले ही करना है और बाज़ार जो सबसे बिकाऊ है, जो सबसे ज़रूरी है, उसी की कीमत देता है। तो आप में जब हुनर होगा, स्किल होगी, तो वह आपको कीमत देगी, आपको आजमाएगी। 1-2 दिन आप पे प्रयोग करेगी, फिर आपको बाहर कर देगी। और आप जितने हुनरमंद और लायक रहेंगे, बाज़ार आपको उससे कम कीमत कभी नहीं देगी। और आप जीवन में जिन्हें सफलता कहते हैं, उसकी सीढ़ियाँ निरंतर चढ़ते रहेंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी कोई पहचान नहीं थी, आपकी पहचान वही फिर जाति व्यवस्था आती है। प्लम्बर, डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, मतलब कोई भी हो, इलेक्ट्रीशियन, जो सबसे अच्छा मैकेनिक रहता है उसको सबसे अच्छी कमाई वही कर पाता है। बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट सॉफ्टवेयर, फिर उसमें भी ग्रेडिंग होती है, कौन अच्छा है, कौन कितना अच्छा है, और उसी हिसाब से वह जीवन में आगे बढ़ता है। तो बाज़ार अपने आप चीज़ों को तय करता है, किस चीज़ का मूल्य कितना होगा, यह वही सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करती है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप निरंतर हुनरमंद बनेंगे, अपने को मांजेंगे और काबिल बनेंगे, चाहे ज्ञान के स्तर पर, चाहे समझ के स्तर पर। आप जानते हैं दुनिया में सब कुछ बाज़ार कैसे खरीदता है, आपका ज्ञान भी बिकता है। जैसे नहीं, एन आइडिया कैन चेंज लाइफ, सही बात है। तो आपका ज्ञान भी एक उत्पाद में कन्वर्ट होता है। जब आप किसी को पढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं, तो अपने ज्ञान को बेचते हैं। फिर आप अपने श्रम को, ये भी श्रम ही है जहाँ पर आप शिक्षण कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो अपने ज्ञान को एक उत्पाद में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप सर्विस दे रहे हैं एक तरीके से। इसी तरह एक मजदूर जो है सिर्फ शारीरिक श्रम ही नहीं करता, उसमें उसका कौशल शामिल होता है। और वह कोई भी काम करता है तो दुनिया में अपने कौशल को बेचता है, जिसमें उसका हुनर, परिश्रम और आपका ज्ञान शामिल है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नववर्ष में आप खूब हुनरमंद बनिए, खूब अध्ययन करिए, स्वस्थ रहिए, सपरिवार एक दूसरे का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी एंजॉय करिए और ज़िंदगी के सकारात्मक पक्ष को एक दूसरे में बांटते रहिए।
सहयोग करिए एक दूसरे का, जो कमज़ोर हैं उनका भी हाथ थामिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाइए और खूब आगे बढ़िए। हंसते खिलखिलाते हुए ज़िंदगी से कहिए, लव यू ज़िंदगी, तुम बहुत खूबसूरत हो और हम यूं ही जीते रहेंगे। तो आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं और हम राष्ट्रवादी हैं, इस बात पे गर्व करते हैं। जय हिंद, जय भारत।